सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और बॉटनी की जो हमारे लेक्चर सीरीज़ इस चैनल पे चलती है उसमें हम आज भी एक फंगस के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है अस्टिलागो। अस्टिलागो स्मट फंगस भी कहलाता है क्योंकि जो ये डिजीज़ करता है उसमें सूट या स्मट टाइप का एक पाउडरी मास बनता है ब्लैक कलर के स्पोर्स का, ब्लैक ब्राउन कलर के स्पोर्स का, और उसी वजह से इसका नाम जो है वो स्मट फंगस है। और ये एक बहुत ज़्यादा नुकसान करने वाला फंगस है क्योंकि जो इसकी स्टेजेस हैं, जो इन्फेक्टिव स्टेज है, या इस ये कहें कि अगर होस्ट को ये पूरी तरह से प्लांट को बर्बाद करता है तो उसकी फ्लावरिंग की स्टेज पे, जिसकी वजह से इससे होने वाला जो नुकसान है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो आज इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लें भाई क्या क्या होता है ये अस्टिलागो। तो अस्टिलागो जो है वो बेसिडियो माइकोटा के अंतर्गत आता है और एक प्लांट पैथोजन है जिससे कि इसमें डिजीज़ होती है, और ख़ासकर सीरियल्स में जो फैमिली पोएसी है जिसमें वीट है, बार्ले है, मेज़ है, ये सारे जो जितने भी हैं, इसके अलावा ओट है, ये सब इससे इन्फेक्ट हो जाते हैं। बेसिकली जो ज़्यादातर इसमें पढ़ा जाता है वो वीट, बार्ले और मेज़ है, तो तीन यहाँ नाम दिए हुए हैं। अब इसमें क्या होता है कि जब ये इन्फेक्टिव स्टेज इसकी आती है और जो स्पोर दिखते हैं वो ब्लैक कलर के पाउडरी मासेस होते हैं, उनको हम टीलियो स्पोर भी कहते हैं, और टीलियो स्पोर के अलावा उनको क्लेमाइडो स्पोर भी कहते हैं, स्मट स्पोर भी कहते हैं, और कहीं कहीं जो है उसको ब्रांड स्पोर भी कहते हैं। तो ये एक मतलब इसका करेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि इसमें टीलियोस्पोर बनते हैं। बेसिडियो माइकोटिना में ज़्यादातर जो जीनस हम पढ़ते हैं उसमें टीलियोस्पोर का बनना होता ही है, और हम अभी पक्सीनिया भी आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी टीलियोस्पोर बनते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पर माइसीलियम देख रहे हैं, तो माइसीलियम जो है वो इन्फेक्टिव जो होती है वो डाइकैरियोटिक हो जाती है, और पार्टीशन इसमें होते हैं। और यही जो पार्टीशन होते हैं ये धीरे धीरे राउंड अप हो जाते हैं और इस तरह से गोल रचनाएं बना लेते हैं एक के बाद एक। शुरू में ये जिलेटिनस शीट से जुड़े हुए होते हैं, बाद में वो जिलेटिनस शीट जो है वो डिग्रेड हो जाती है, और ये सब स्पोर जो हैं वो हवा के ज़रिए, पानी के ज़रिए या इंसेक्ट के ज़रिए जो है वो स्प्रेड आउट हो जाते हैं। अब देख लेते हैं इसका क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में किंगडम तो फंजाई ही रहेगा, डिवीजन बेसिडियो माइकोटा है। अभी पहले भी स्लाइड में हम लोगों ने ये बात की थी, क्योंकि इसमें बेसिडियो स्पोर बनते हैं इसलिए से इसको बेसिडियो माइकोटा कहते हैं। क्लास इसका अस्टी लेगिनोमाइसिटीज़ है, कहीं कहीं टीलियोमाइसिटीज़ भी मिलेगा तो उसमें भी कुछ गलत नहीं है। ऑर्डर जो है अस्टी लेगिनेल्स है, और फैमिली इसी के नाम से अस्टी लेगिनेसी है। जीनस अस्टिलागो, और मोस्ट कॉमन स्पीशीज़ जो हम लोग पढ़ते हैं वो अस्टिलागो टेटिसाई है, जो कि गेहूं में इन्फेक्शन करती है। ये एक यहाँ पर एक फिगर देख सकते हैं जिसमें आपको इन्फेक्शन दिखाया गया है, जो गेहूं की बालियां हैं उसमें किस तरह से इन्फेक्शन होता है। अब ये दो तरह का होता है, एक होता है कवर्ड स्मट, एक होता है लूज स्मट। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये कवर्ड स्मट है। इसमें क्या होता है कि जो फ्लोरल पार्ट्स हैं वो जो इसके स्पोर्स बनते हैं, जो बेसिडियो स्पोर्स बनते हैं उनको कवर करके रखते हैं और उसको रिलीज नहीं होने देते। और रिलीज तभी होता है जब इसके ऊपर कोई प्रेशर अप्लाई हो, फकत जैसे कि थ्रेशर में जब ये बालियां जाती हैं तो वहां पर वो प्रेशर अप्लाई होता है, तब ये रिलीज होते हैं, क्योंकि ऊपर का जो कोट जो होस्ट प्लांट का था वो यहाँ से टूटता है तब। वहीं अगर हम देखें लूज स्मट में, तो लूज स्मट में क्या होता है कि ये जितना भी स्पोर बनते हैं, जो इन्फ्लोरेसेंस पे आप देख रहे हैं बने हुए हैं, पूरी जो बाली है उससे सारे स्पोर्स उड़ जाते हैं इधर उधर। तो ये एयरबॉर्न है और सीड बॉर्न है, और इसकी वजह से ये जो है वो बिल्कुल एक नेकेड आपको एक स्टॉक टाइप का है, जो स्पाइक है वो इस तरह से दिखाई पड़ती है, लगता है जल सी गई है। और इसी वजह से जो इसमें अपीरियंस है वो लगभग बर्निंग वाला होता है, बर्नड अपीरियंस होता है। तो ये लूज स्मट की पहचान है। तो लूज स्मट में सारे स्पोर रिलीज हो जाएंगे होस्ट प्लांट से, और कवर्ड में वो रिटेन करेगा जब तक उसके ऊपर कोई प्रेशर अप्लाई ना हो। तो दो ये बीमारियां और अलग अलग जो पोएसी के मेंबर है उसमें होती हैं। अब देख लेते हैं इसके की फीचर्स क्या हैं। तो डाइकैरियोटिक और सेप्रोफिटिक फेज इसमें होती है। इसके अलावा ऑब्लिगेट बायोट्रॉपिक पैरासाइट भी है, क्योंकि जो इसके स्पोर्स जो रिलीज होते हैं वो सड़ी गली चीज़ों पे भी गिर जाते हैं, तो वहाँ पर भी वो कभी कभी जर्मिनेट कर जाते हैं, कंडीशन बहुत अच्छी है। और नहीं तो ये लिविंग प्लांट में रहना पसंद करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बेसिडियो स्पोर्स के थ्रू होता है, जो कि शुरू में तो मोनोकैरियोटिक होते हैं, बाद में वो डाइकैरियोटिक हो जाते हैं, जो कि इन्फेक्टिव माइसीलियम बनाते हैं। और करेक्टरिस्टिक इसमें टीलियोस्पोर स्टेज का पाया जाना है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं कि डाइकैरियोटिक है और टीलियोस्पोर इसमें बनता है। जो इसकी माइसीलियम होती है या हाइफी होती है वो सेप्टेट होती है, और सेप्टेट के साथ साथ उसमें ब्रांचिंग भी खूब सी होती है।
यहाँ पर एक लाइफ साइकिल का ओवरव्यू देख लें तो लाइफ साइकिल में भाई इसमें जो रेस्टिंग स्पोर्स हैं उन्हीं को टीलियो स्पोर्स भी कहते हैं। अब जब इनका जर्मिनेशन होता है तो जैसे ये टीलियो स्पोर आप देख रहे हैं उसके बाद ये जर्मिनेट कर रहे हैं, तो जर्मिनेट करने पे प्रोमाइसिलियम या प्रोबेसिडियम बनता है और उसके बाद उसमें डिवीजन्स होते हैं न्यूक्लियस के, और न्यूक्लियस में मियोटिक डिवीजन के फलस्वरूप 4 जो है न्यूक्लियाई बनती हैं, जिनमें 2 जो हैं वो माइनस की तरह आगे बिहेव करेंगी, 2 प्लस की तरह बिहेव करेंगी। बाद में इसी प्रोमाइसिलियम में बड्स बनती हैं, और बड्स बनने के साथ साथ उसमें भी जो है वो एक जो न्यूक्लियस होता है उसमें डिवीजन होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है। एक बड जो है वो इसके एकदम जो डिस्टल पार्ट है उसमें चला जाता है और एक वहीं रिटेन करता है। फिर ये जो डिस्टल पार्ट है यही जो है वो आगे चलकर बेसिडियो स्पोर बन जाते हैं, और छोटे छोटे स्पोर्स इनको कहते हैं। इसको स्पोरेडियल स्टेज भी कहते हैं, स्पोरेडिया भी कहते हैं। इनमें 4 बनते हैं एक प्रोमाइसिलियम से, तो 2 माइनस होंगे और 2 प्लस होंगे, और ये मोनोकैरियोटिक हाइफी बनाते हैं जर्मिनेशन के बाद। तो यहीं पर यही लिखा हुआ है कि जर्मिनेशन होगा, बेसिडियम बनेगा, बेसिडियो स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, और उसमें थोड़ी बहुत बडिंग भी होगी। फिर उसके बाद जो स्पोरेडिया बन जाते हैं ये आपस में फ्यूज़ करेंगे, डाइकैरियोटिक हाइफी बनेगी, और डाइकैरियोटिक हाइफी इन्फेक्शन करेगी प्लांट में। और उसके बाद माइसीलियम पहले तो प्रोलिफरेट करेगा, ग्रो करेगा, और उसके बाद एक पर्टिकुलर टाइम पर टीलियोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। तो ये आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ये याद रहे। टीलियोस्पोर स्टेज जो है उसको अगर हम डिफाइन करें तो ये थिक वॉल्ड स्पोर होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं, और रेस्टिंग स्पोर होते हैं। अगर इनको सही मौसम मिल जाता है, सही सारा कुछ इनके हिसाब से फेवरेबल कंडीशन होगी, तो एक दिन के अंदर जर्मिनेट कर जाते हैं, अदरवाइज ये ऐसे ही पड़े रहते हैं। ये जो बनते हैं ये प्लांट टिश्यूज़ के अंदर फॉर्मेशन इसका होता है, और ये सरवाइव कर सकते हैं बहुत लंबा टाइम सॉइल और प्लांट डेब्रिस पे, जब तक फेवरेबल कंडीशन ना आए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि माइक्रोस्कोपिक व्यू में आपको ये स्पोर्स नज़र आ रहे हैं। उसके बाद इन स्पोर्स में जो है वो शुरुआत होती है जर्मिनेशन की, तो जर्मिनेशन के बाद ये जर्मिनेशन की शुरुआत हो गई, उसके बाद ये पूरा एक प्रो माइसिलियम बनता है, इसमें एक सेल ये बन रही है, एक ये बन रही है, और यही आगे चलकर जो है वो बेसिडियो स्पोर्स बनाते हैं। तो 4 बन जाते हैं, तो एक टीलियो स्पोर से 4 बेसिडियो स्पोर्स बनते हैं, 2 प्लस और 2 माइनस स्ट्रेन के। तो जर्मिनेशन ऑफ टीलियोस्पोर को एक बार फिर से देख लेते हैं कि यहाँ पर ये टीलियोस्पोर है, इसमें जर्मिनेशन स्टार्ट हुआ, एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनता है, उसके बाद उसमें हम देखते हैं कि लेटरल ब्रांचिंग भी हो रही है, और लेटरल ब्रांचिंग के साथ उसमें छोटी छोटी बड्स जो हैं वो आगे बनना शुरू होती हैं। ब्रांचिंग हो गई उसके बाद ये बड्स बनती हैं। न्यूक्लियस यहाँ पर शुरू में तो डिप्लॉयड होता ही है, डाइकैरियोटिक होता है, और उसके बाद उसमें मियोसिस होती है जिससे 4 न्यूक्लियाई बन जाते हैं, और 4 फिर जो है वो अपने हिसाब से 4 अलग अलग जो स्पोर्स हैं वो बनाते हैं, जिनको हम बाद में बेसिडियो स्पोर्स कहते हैं या फिर स्पोरेडिया कहते हैं। तो इसी तरह से हम ये जान सकते हैं कि एक टीलियोस्पोर से 4 बेसिडियो स्पोर बनते हैं, 2 प्लस और 2 माइनस स्ट्रेन वाले। और ये याद रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको अगर हम भूलते हैं तो फिर हम जो इसकी लाइफ साइकिल है उसको ठीक से समझ नहीं पाएंगे। तो जो बेसिडियो स्पोर बनते हैं वो बड लाइक होते हैं, जैसे कि ईस्ट की सेल्स होती हैं। ये बेसिडियो स्पोर है, ये बड लाइक बने जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये इस तरह की सेल्स हैं, इनमें बडिंग होती है, और ये हैप्लॉइड होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, और फ्री लिविंग स्टेज होते हैं। अब बाद में क्या होता है कि 2 जो कंपेटेबल स्पोरेडिया हैं, जैसे कि माइनस और प्लस हैं, ये आपस में मीटिंग इसमें होती है, और मीटिंग करने के बाद जो फ्यूज़न होता है तो उसके रिजल्टेंट जो है वो डाइकैरियोटिक हाइफी बनती है, और ये डाइकैरियोटिक हाइफी ही इन्फेक्टिव हाइफी होती है। तो कभी पूछा जाए कि भाई मोनोकैरियोटिक हाइफी या डाइकैरियोटिक हाइफी में इन्फेक्शन कौन करता है, तो हमारा आंसर होगा कि डाइकैरियोटिक हाइफी जो है वो इन्फेक्टिव होती है। यहाँ पर यही प्रोसेस जो पहले हम देख चुके हैं वही बताई गई, ये टिल्टोस्पोर है, और उसके बाद इसका जर्मिनेशन है, यहाँ पर ये स्पोरेडिया बन गई, और फिर ये फ्यूज़न हुआ, फ्यूज़न होने के बाद ये दोबारा प्लांट में एंटर कर जाते हैं। अब इन्फेक्शन प्रोसेस को थोड़ा डिटेल में समझ लें, तो डाइकैरियोटिक हाइफी जो है पेनिट्रेट करती है होस्ट प्लांट टिश्यू को, और ये सिस्टमेटिकली इन्फेक्शन करती है प्लांट में, पूरा ही प्लांट लगभग इससे इन्फेक्शन हो जाता है। हालांकि जो सिम्टम है वो प्लांट की फ्लोरल स्टेज है तब आती है, तभी इसमें सिम्टम भी दिखाई पड़ते हैं। और जहाँ पर इन्फेक्शन होता है वहाँ पर थोड़ा सा डिस्टॉर्शन हो जाता है, या ट्यूमर और गाल जैसी चीज़ें बन जाती हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये 2 अलग अलग प्लस और माइनस स्ट्रेन की जो वो होते हैं स्पोरेडिया, वो हैं, उनमें जर्मिनेशन हुआ, ये इसकी जो हाइफा बना, हाइफा कंबाइन कर गया, दोनों जो न्यूक्लियस हैं अलग अलग स्ट्रेन के वो एक साथ आ गए, और फिर इनने इन्फेक्शन कर दिया। और उसके बाद
फिर ये जो हाइफा इसमें डाइकैरियोटिक एंटर कर गया था प्लांट के अंदर, ये ग्रो करता जाएगा और आगे चलकर ये जो एक स्टेज पर आकर ट्यूल्टोस्पोर, क्लेमाइडोस्पोर या स्मर्टस्पोर बना देगा, और वही स्मर्टस्पोर बाद में चलकर फिर से स्पोरेडिया बना देंगे। तो ये जो साइकिल है ये बार बार चलती रहती है जब तक कंडीशन जो है इस फंगस की ग्रोथ के लिए सही रहती है। तो ट्यूल्टोस्पोर फॉर्मेशन होस्ट में किस तरह से होता है ये भी हम देख लें। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो माइसीलियम डाइकैरियोटिक होता है उसमें राउंड ऑफ होना शुरू होता है, और कुछ सेल जो है वो एक मतलब चेन में राउंड ऑफ हो जाती हैं, और बहुत से जो है वो गोलाकार स्ट्रक्चर बन जाते हैं, जिनके अंदर शुरू में जो है वो प्लस और माइनस जो न्यूक्लियाई हैं वो होते हैं अलग अलग स्ट्रेन के। और तो इसमें बाइक न्यूक्लियट कंडीशन रहती है। बाद में जब ये स्पोर बनता है तब तक ये जो सिनगैमी है वो हो चुकी होती है, और हम कहें कैरियोगैमी हो चुकी होती है, जिसकी वजह से कंडीशन डिप्लॉयड हो जाती है। तो जब ये कंप्लीट होता है, जर्मिनेशन से तैयार होता है जर्मिनेशन के लिए, तब इसमें कंडीशन जो है वो डिप्लॉयड होती है। अदरवाइज ये बाई न्यूक्लिएट होता है, शुरू में यहाँ पर एक न्यूक्लियस होगा, दो न्यूक्लियस होंगे, और यहाँ पर जो है वो कंबाइन कर जाते हैं क्योंकि कैरियोगैमी हो चुकी होती है। तो इसी से ये बार बार इसी तरह होता रहेगा। मान लीजिए यहाँ बन जाएंगे यही स्पोर, जो पार्टीशन है वो सब राउंड ऑफ हो जाएंगे, और एक चेन ऑफ कोनिडियोस्पोर सॉरी चेन ऑफ क्लेमाइडोस्पोर बना देंगे, और यही जो है आगे चलकर लाइफ साइकिल को शुरू करेंगे, और उसके बाद मतलब एक मोनोकैरियोटिक हाइफी बनेगा क्योंकि ये बेसिडियोस्पोर्स बनाएंगे। अब पूरी एक लाइफ साइकिल का फिर से एक बार डायग्राम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये प्लांट में इन्फेक्शन हुआ, और ये वो पोर्शन है जहाँ पर ट्यूमर, गाल, इस तरह की चीज़ें बनेंगी, और उसके बाद हम देखते हैं कि ये पूरे इसमें जो टिल्टोस्पोर है वो बन गए, इन्होंने प्रोमाइसीलियम बनाया, प्रोमाइसीलियम से जो है वो बेसिडियोस्पोर्स बने, वो यहाँ ज़मीन पे आ गए या डेब्रिस पे आ गए, और उसके बाद उनमें माइसीलियम बना। तो माइसीलियम जो है वो पहले तो मोनोकैरियोटिक होगा, प्लस और माइनस का वो कंबाइन करेंगे, और डाइकैरियोटिक बनने के बाद ये प्लांट में फिर से इन्फेक्शन कर देंगे। अब एक बात इसमें और आती है कि क्लैम्प कनेक्शन। क्लैम्प कनेक्शन जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ न्यूक्लियाई के लिए होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इस डायग्राम की मदद से कि यहाँ पर जो ब्लैक और जो वाइट है ये दो अलग अलग न्यूक्लियाई हैं, और इनमें ट्रांसफ़र करने के लिए क्या होता है कि इसी में से एक लेटरल साइड पर एक थोड़ी सी छोटी सी ब्रांच निकलती है, और वो और टिल्ट घूमती चली जाती है। घूमने के बाद वो इस तरह से वॉल पे अटैच होती है कि जहाँ पर एक ओपनिंग बन जाती है, और इस तरह से जो न्यूक्लियस है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, और इस तरह से फिर डाइकैरियोटिक सेल भी बन जाती है। तो इसी को क्लैम्प कनेक्शन कहते हैं। एक बार आखिर में इसकी समरी फिर देख लेते हैं कि इसमें अल्टरनेशन होता है। एक हैप्लॉइड ईस्ट लाइक स्टेज है जो कि हम और दूसरी जो है वो एक डाइकैरियोटिक या डिप्लॉइड स्टेज है, और इसमें जो सर्वाइवल होता है प्लांट का वो टीलियोस्पोर से होता है क्योंकि यही रेस्टिंग स्पोर होते हैं, और यही क्या बनाते हैं, बेसिडियोस्पोर बनाते हैं, और बेसिडियोस्पोर कंबाइन होने के बाद जो उनकी माइसीलियम है वो कंबाइन होने के बाद दोबारा से इस तरह का माइसीलियम बनाती हैं, जिससे कि जो टीलियोस्पोर है वो फिर से बन सकें। तो यहाँ आप देखिए कि ये टुल्टोस्पोर बना, जर्मिनेशन हुआ, ये 4 सेल बनी, इनमें बडिंग हुई, बडिंग होने के बाद इसमें स्पोरेडिया बने, उनमें जर्मिनेशन हुआ, प्लस माइनस बना, आप एक साथ इकट्ठा हो गए, और यहाँ पर एक डाइकैरियोटिक माइसीलियम बना, और डाइकैरियोटिक माइसीलियम ने दोबारा से प्लांट को इन्फेक्ट कर दिया। तो ये साइकिल इसी तरह से रन करती चली जाती है, और प्लांट का नुकसान होता रहता है। अब देख लेते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है और कंट्रोल क्या है। तो इम्पोर्टेंस तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि बहुत ज़्यादा इनॉर्मस लॉस करती है फसलों को, खासकर जो सीरियल्स हैं, और उसमें गेहूँ हो या फिर बाजरा हो या मक्का हो, इन सब में बहुत नुकसान होता है। नुकसान इस वजह से होता है क्योंकि शुरू में इसके सिम्टम पता नहीं चलते हैं, और जब पता चलते हैं तब तक फसल जो है वो पूरी पक चुकी होती है, और अगर उसमें इन्फेक्शन हो गया तो फिर वो किसान के किसी काम की होती नहीं है। तो ये बहुत नुकसान होता है। और इंडिया की बात की जाए तो इसमें यूपी है, और बिहार है, मध्य प्रदेश है, पंजाब है, इसमें जो नुकसान बहुत ज़्यादा इन स्टेट्स में होता है क्योंकि ज़्यादातर जो इस तरह की फसलें हैं क्रॉप वाली, सीरियल्स वाली, वो यहीं उगाई जाती हैं। तो अब कंट्रोल के लिए जो स्ट्रैटेजीज है उसमें हम देखें कि इसमें पहली तो यही है कि रेजिस्टेंट क्रॉप वैरायटीज़ बनाई जाएं, और उन्हीं का उगाने के लिए किसानों को प्रेरित किया जाए ताकि जो केमिकल्स हैं उनका इस्तेमाल बहुत कम हो। इसके अलावा जो सीड्स हैं उनको बोने से पहले अच्छा ट्रीटमेंट कर दें, एंटी फंगल वगैरह उसमें कर दें, क्योंकि जो सीड से शुरू होने वाली बीमारियां उससे इसका प्रकोप जो है वो कम हो जाता है। और क्रॉप रोटेशन करते रहें क्योंकि हर जो फंगस है उसके लिए पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक होस्ट क्रॉप होती है,
तो अगर हम बार बार खेत में वही क्रॉप उगाते रहेंगे तो उसको उसके जो रेस्टिंग स्पोर है वो मिलते रहेंगे। और अगर हम फसलों को बदलते रहेंगे तो उसमें क्या होगा कि जो रेस्टिंग स्पोर्स हैं उनको उनका नाश होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो क्रॉप रोटेशन भी एक बड़ा अच्छा तरीका है। और जब कभी बहुत ही परेशानी हो और कोई तरीका ना मिल रहा हो तो फिर यही होता है कि जो एंटी फंगल कंपाउंड है, स्प्रे है, वही सब किए जाते हैं। हालांकि अगर सीड से बीमारी शुरू हुई है तो स्प्रे का भी कोई उतना फ़ायदा होता नहीं है। तो बेस्ट प्रोसीजर यही है कि हम रेजिस्टेंट क्रॉप वैरायटीज़ बनाएं, और जिसके लिए जो साइंटिस्ट हैं वो दिनों रात काम कर रहे हैं। और बहुत सी ऐसी बीमारियां जो पहले बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हुआ करती थी, आज के वक्त में उनका प्रकोप बहुत कम हो गया है। तो इसके साथ में आपका शुक्रिया इस लेक्चर को देखने के लिए, सुनने के लिए। उम्मीद है कि इसमें आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। और कोई भी आपका कमेंट है, कोई इसके अलावा इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो मुझे आप बताइए कमेंट बॉक्स में। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले बॉटनी से रिलेटेड वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।